क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी सर, बहुत खतरनाक इंसिडेंट है ये। आप यकीन कीजिए कि मैं बहुत उलझनों में हूं इस बात को देखकर और सुनकर कि क्या मुआशरा हमारा किस मोड़ पर आ गया है, समझ में नहीं आता। जी वो बिल्कुल ठीक है, मैं अभी आपसे कलेक्ट करवाता हूं सर। ये देखें जरा, ये देखा हमने अभी अंदर। समझ में ये नहीं आता कि इस इंसिडेंट को लेके अफसोस करें या इस माशरे की बेहिसी का जिक्र करें। इस वाक़े से समझ में नहीं आता कि माँ बाप किस पे भरोसा करें और किस पे ना करें। देखिए, इस दर्दनाक वाक़े का अफसोस तो बहुत है, लेकिन हमें इस अफसोस से आगे सोचना चाहिए अब करना क्या है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम इस लम्हे आपको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजॉन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार रहे वो हैं 167। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात हुए 712। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान के जो केसेस मंजर-ए-आम पर आए वो हैं 15। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये रिपोर्टेड केसेस हैं 8973। हमारे क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड के नाते आपने देखा इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप सबकी तवज्जो चाहते हैं उस जानिब कि जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। जुल्म बर्बरियत की वो दास्तान तहरीर की गई कि शायद अक्ल फहम में ये बात बरसों तक नहीं समा पाएगी कि ये सब कुछ क्यों हुआ। जुल्म का वो वाकया कि जिस वाकये ने यहां रहने वालों को हिलाकर रख दिया। लोग खौफजदा हो गए कि आखिर इन मामलात के दरपर्दा कौन से अवामिल कार फरमा हैं। इसी मकाम पर एक मासूम बच्चे को किस तरह जुल्म का निशाना बना दिया गया। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। एक माँ का 7 साला बेटा जब खूने नाहक की भेंट चढ़ गया, और वो भी किसी गैरों के नहीं बल्कि अपनों ही के हाथों। मेरा भतीजा है और एक तरफ मेरा भांजा है। अपना ही खून बहा दिया गया। वो मासूम जिसने अभी मुकम्मल तौर पर इस दुनिया को समझा ही न था कि दुनिया ने इस मासूम 7 साला बच्चे की दुनिया ही उजाड़ कर रख दी।
یہ تمام حقائق کیا ہیں؟ شروع کرتے ہیں یہ حقیقت۔ 14 فروری 2024 یوسف پلازا پولیس اسٹیشن کی حدود، ضلع سینٹرل کراچی۔ FIR نمبر 33/2024۔ تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 302 کے تحت اس وقوعے کو اس علاقے کے مکان نمبر R 1160/16 دوسری منزل پر رہائش پذیر ہیں مظہر اویس اپنے پورے گھرانے کے ساتھ، جنہوں نے بتایا ہم نے سوچا تھا بڑا ہو کے قوت بازو بنے گا، لیکن سفاک ملزم نے میرے بازو کاٹ دیے۔ یہ اسی گھر کی پرسوز آپ بیتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا آشیانہ تھا جو آج آہوں اور آنسوؤں میں ڈوب کر رہ گیا۔ یہ ہے اس گھرانے کا ایک 7 سالہ بچہ ابان ولد مظہر۔ ہنستا مسکراتا یہ معصوم اپنے بہن بھائیوں کے درمیان ہمیشہ خوش و خرم رہتا۔ خاندان بھر کا چہیتا ابان، جس کی زندگی کے شب و روز یوں ہی گزر رہے تھے کہ زمانے کی ایک تیز و تند چلنے والی آندھی نے اس کی زندگی کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ حالات و واقعات جو بیان کرتے ہیں، یعنی اسی گھر کے صاحب خانہ مظہر اویس کی بہن کا 16 سالہ بیٹا سفیان بھی مکمل طور پر آ کر یہیں اپنے ماموں کے گھر رہنے لگا۔ چونکہ مظہر اویس اور ان کی زوجہ دونوں ملازمت پر ہوتے تمام دن اور اسکول سے آنے کے بعد تینوں بچے اپنے ماموزاد بھائی کے ہمراہ گھر پر رہتے۔ ناظرین، آج کی اس کیس فائل میں جیسا موقع بیان کیا گیا ہے، ہم وہ ویسے ہی بتا رہے ہیں۔ ایک سے پہر 3:20۔ اس کے بعد سفیان نے نہیں معلوم 7 سالہ ابان سے کیا کہا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ چل دیا۔ مختلف راہیں عبور کرتے ہوئے یہ بلاک 16 ہی میں موجود KMC فلیٹس اور بلڈنگ میں داخل ہوئے۔ یہ لڑکا بار بار ہر جانب کا جائزہ لیتا رہا اور اس کے بعد اس ویران سی جگہ پہنچ کر 16 سالہ سفیان پر جیسے وحشتناکی سوار ہو گئی اور وہ اچانک ہی درندہ بن گیا۔ گھر سے ساتھ لائی ہوئی چھری اس کمبخت نے 7 سالہ ابان کے گلے پر چلانا شروع کر دی۔ اللہ تو رحم فرما اولاد آدم پر۔ اور پھر سب کچھ یوں ہی شروع ہو گیا۔ اولاد والوں کے لیے یہ منظر قیامت سے کچھ کم نہیں۔ ایک ماں کا لخت جگر تکلیف اور اذیت سے دوچار ہو گیا۔ ایک معصوم سا کم عمر بچہ اور ظلم کی یہ انتہا، استغفر اللہ۔
اسی درمیان قریب ہی رہنے والے 2 افراد گزرتے گزرتے اس معصوم کی آواز کی جانب متوجہ ہوئے. اور یوں ہی فوری طور پر کچھ لوگ اس بچے کو لے کر اسپتال کی جانب روانہ ہونے لگے. یہ خبر جنگل کے آگ کی طرح پورے کراچی شہر میں میڈیا کے ناطے گردش کرنے لگی. ایف بی ایریا کارڈیو اسپتال کے احاطے میں زخمی بچہ پھینک کر فرار ہو گئے. ملنے والی اطلاعات کے ساتھ ہی کراچی میں واقع یوسف پلازا پولیس اسٹیشن کے اہلکار موقع واردات کی بابت جاننے کی خاطر آ پہنچے. سر 5-10 منٹ ہو. 5-10 منٹ کس چیز پہ لے کے گئے؟ یہاں موجود افراد نے انہیں گزرے احوال سے فوری طور پر آگاہ کرنا شروع کر دیا. اس سے کاٹا ہے چھری یا بلیڈ سے. زیادہ کٹا ہوا؟ جی سر زیادہ کٹا ہوا. خون کافی. بات کر سکتا تھا بچہ؟ نہیں وہ سانس لے رہا تھا لمبی سانس لے رہا تھا. اچھا تو کچھ مطلب اس کا کچھ بھی نہیں پتا چلا کہاں کا؟ نہیں یہ نہیں پتا. وہ بچہ یہاں کا ہے؟ موقع واردات کا جائزہ لیا جاتا رہا. تمام احوال دکھائی تو دے رہا تھا مگر اس بچے کے بارے میں یہاں قریب سے کوئی شناخت نہ ہو سکی. موقع واردات پر 15 پہ کال ہوئی. 15 والے پہلے پہنچے, پھر اس کے بعد میں پہنچ گیا ہوں. ادھر جب معلومات کی ہے تو ایک بچے کی لوگ بتا رہے ہیں کہ بھئی ادھر ایک بچے کی گردن کاٹی گئی ہے, جس کے بعد جب ان بچوں آپ ادھر موجود تھے اس وقت؟ جی سر. ہم لوگ یہاں پہ کرکٹ کھیل رہے تھے تو اس ٹائم شور کی آواز آئی. ہم لوگ یہاں پہ آئے تو بچے کی گردن کھٹی ہوئی تھی. چھوٹا سا بچہ تھا, وہ تڑپ رہا تھا. تو پھر اس کو ہاسپٹل لے کے جا چکے ہیں. تو کچھ بتایا اس نے؟ نہیں وہ کچھ بول نہیں پایا تھا. سانس پھول رہی تھی اس کی کافی سانس پھولی تھی کیونکہ اس کا بلڈ بہہ گیا تھا کافی سارا. کسی کے ساتھ آیا تھا وہ یا کسی کے ساتھ دیکھا؟ کبھی یہاں نہیں دیکھا, کبھی بھی نہیں دیکھا, کبھی نہیں دیکھا. تو یہ ایک ظاہر بات ہے کہ کارڈیو ہاسپٹل اور برابر میں یہ فلیٹ ہے. یہ گندی گلی کہلاتی ہے جس کے اندر 3 راستے نکلتے ہیں. ایک مین راستہ نکلتا ہے, ایک کارڈیو کے پاس سے آتا ہے, پیچھے کارڈیو کے اس سائڈ سے بھی آتا ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ فلیٹوں کی بیک سائڈ کی ہے. سر یہ جو بتا رہے ہیں اتنا شاطر قاتل ہے, کہیں سیریل کلر تو نہیں آ گیا؟ سیریل کلر جو بھی ہو لیکن یہ قانون کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا. شفافیت سے یہ کام کیا ہے اور یہ بہت ظلم ہے, اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہم اس کو بالکل کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور گرفتار کریں گے. ناظرین, کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے. Criminals Most Wanted. ناظرین, کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ ایک بار پھر ہم شروع کر رہے ہیں. اس موڑ پر ہم آپ تمام ناظرین کو یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ آج کراچی کا جو ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں, اس ایپیسوڈ میں کرب ہے, یاس ہے, حسرت ہے ان والدین کی کہ جن کا لخت جگر ظلم و بربریت کا شکار ہو گیا.
اس کے آگے کیا ہوا، آئیے ایک بار پھر شروع کرتے ہیں CMW۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں پیش آنے والے ایک دل خراش واقعے کی اندوہناک داستان۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کے ناطے ایک معصوم بچے کی گلا کٹی لاش اسپتال لائی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ موقع واردات سے اسپتال پہنچانے کے درمیان ہی جاں بلب معصوم زیادہ خون بہہ جانے کی باعث جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ یہ SSP سینٹرل ذیشان صدیقی کا دفتر واقع گلبرگ کراچی ہے۔ اسی کام کے درمیان میٹنگ کے لیے بلائے گئے ماتحتین بھی پیش ہوئے۔ ڈپٹی صاحب کیا رپورٹ ہے؟ سر اس میں رپورٹ یہ ہے کہ آپ نے جو ڈائریکشن دی تھی کہ تمام علاقے کے CCTV کیمرے چیک کرو، انشاءاللہ ہم آپ کو بہت جلد۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ سر ان CCTV کیمروں کے لیے ایک ٹیم نکالی ہوئی تھی جو صرف تمام گھروں سے CCTV کلیکٹ کر رہی تھی، اور جو کرائم سین والے تھے وہاں سے جو کرائم سین کے جو پارسل ملے ان کو آگے بھیجا ہے، اور ڈیوٹی افسر کو وہاں پہ ہاسپٹل کے لیے روانہ کیا ہے۔ کہ یہاں گفتگو یہ جاری تھی کہ 7 سالہ معصوم بچے کے قتل کر دیے جانے کا مسئلہ کہاں تک حل ہوا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ریزن ہے بچے کا مرڈر کرنے کی؟ اس طرح کون مار سکتا ہے اس کو؟ سر یہ تو کوئی لگتا ہے کہ کوئی اینیمیٹی ہوگی اس کے والد کی یا جو بھی ہے اس میں۔ سر جائے وقوع سے جو لوگ تھے ہم نے ان کو پوچھا بھی تھا کہ یہ بچہ یہاں کا ہے، تو وہ اس جگہ کا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی SSP نے اپنا واضح حکم سنانا شروع کر دیا۔ یہ کیس ٹریس چاہیے، یہ بچہ معصوم مرڈر ہوا ہے، کوئی قریب کا فیملی کا ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے CCTV فوٹیج برآمد کرنی ہے اور اس کو 24 گھنٹے کے اندر مجھے رپورٹ کریں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ہر صورت میں قاتل گرفتار چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو۔ آپ کو ضرورت ہے سر، مجھے 24 گھنٹے میں رپورٹ چاہیے اس کی۔ کیا آنن فانن یہ زندگی جو ہے کرا دیتی کہ پوری دنیا اجڑ گئی ہماری، تو ہمارا تو بچہ چلا گیا، لیکن اس بچے کو تو کوئی نہیں لا سکتا نا، لیکن بس ہماری آپ سے گورنمنٹ سے اور سب سے یہ التجا ہے کہ اس کے جو ہے کہ جو بھی ہے ماسٹر مائنڈ اس کو کیفے کردار تک پہنچائے۔ کیونکہ دیکھیے آپ باپ ہیں، آپ کے جو وسوسے ہیں، جو اندیشے ہیں، آپ کے دل میں جو خوف ہے، وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی معنی تو ضرور رکھتا ہوگا نا، کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا بیٹا اچانک آنکھوں سے اجھل ہو گیا اور قتل کر دیا گیا، نہ اس کا کوئی قصور ہے نہ خطا ہے اس دنیا میں۔ وہ آیا، اس نے زندگی کے چند ہی شب و روز گزارے تھے کہ اپنے والدین کی زندگی کو تاریک کر کے چلا گیا۔ بیٹے کیا ہوا تھا؟ سفیان جو میری نند کا بیٹا ہے، اس نے جو ہے نا مجھے فون کیا تھا، تو کہنے لگا وہ ابان نا پتہ نہیں باہر چلا گیا تھا، دروازے پہ ناک ہوئی، ابان باہر چلا گیا، چیز لینے گیا ہے، پتہ نہیں کیا، وہ ابھی تک مل نہیں رہا ہے، تو آپ مجھے تصویر بھیجیں تو میں اس کی تصویر دکھا کے اس کو ڈھونڈ لوں گا۔ تو میں بہت ڈر گئی۔ آپ دادی ہیں بچے کی، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے آپ کے اوپر، آپ کو اس صدمہ برداشت کرنے کی اللہ ہمت دے۔ ضعیفی میں، بڑھاپے میں یہ کیا صدمہ آپ پر آ گیا؟ ہمارا اچھا بچہ کھیلتا کودتے بچے کو لے گیا۔
और सुनी आपने तो क्या गुजरा था? कयामत गुजरी थी, हमारे से चला भी नहीं जा रहा था। हमें सब इंसाफ चाहिए। नाजरीन, ये कैसे रिश्ते नाते हैं, कैसा चलन है इस दुनिया का। अपने ही खून ने अपना ही खून बहा दिया, ताज्जुब की बात है। हर शख्स ये चाह रहा था कि ये सफाक कातिल फौरी तौर से इसकी गिरफ्तारी अमल में आए। इंसान इस दुनिया में मौजूद ऐसे रिश्ते नातों को आखिर क्या नाम दे? किस पर यकीन भरोसा और किस रिश्ते पर इतबार किया जाए, समझ से बालातर है हर बात। इस वाक़े ने हर एक को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन रिश्तों की असल हकीकत अब क्या रह गई। मैंने फौरन छोटी वाली कजन से पूछा कि कहाँ है अबान, तो उसने बोला कि नहीं, वो नीचे गया दरवाजा खुलने, वो आया ही नहीं। मुतल्लिका SSP सेंट्रल ज़ीशान शफीक सिद्दीकी मकतूल बच्चे 7 साला अबान के घर जा पहुंचे ताकि मुतासरा अहले खाना की दादरसी की जा सके और मजीद हकायक जान पाएं। इस घर में मौजूद SSP ने कहा कि अगर आप लोगों को कोई शक है किसी पर तो हमें जरूर बताएं ताकि हर चीज खुलकर सामने आ सके। ये वो दुकानदार है जिस पे से राइडर बच्चों को छोड़ के जाता था, जो वालिदैन का एतबार था इसके ऊपर। इधर CMW की टीम भी ऐसे शवाहिद को यकजा करने में लगी थी कि कोई और सबूत कहीं से मयसर आ जाएं। यानी जिस बच्चे का मर्डर हुआ है अबान का, ये बच्चे जब स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आते थे तो वो चाबी पहले आपसे लेते थे, उसके बाद अपने घर अंदर गली में जाते थे। ऐसे गेट में खोल देता था नीचे, फिर तो वो ऊपर चले जाते थे, फिर मैं बंद गया। ये रेगुलर था। तो क्या आप क्या समझते हैं कि ये जो सानहा, ये हादसा, ये वाकया, ये जुर्म की दास्तान हो गई, ये हुआ क्या है? वजह इसकी समझ में नहीं आ रही, क्या वजह कि इतने मासूम बच्चे को उन्होंने ऐसे दरनीर काट दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें। ये जुल्म की इंतहा है। छोटा बच्चा मासूम से क्या कसूर है बेचारे का? मैं बच्चे का खालू हूँ और जब हमें इतला मिली तो अजीब सा सख्ता सा तारी था। नाजरीन, आप देख रहे हैं CMW। आज के इस एपिसोड में इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। हम इस एपिसोड को वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां से हमारा और आपका सिलसिला रुका था। बस ये बताते चलें कि एक मां का लख्त जिगर किस तरह बर्बादियों की तस्वीर बना दिया गया, समझ में नहीं आता कि अब वो मां कहां से अपनी औलाद को ढूंढ लाए। औलाद वाले ही ये जानते हैं कि ये कर्ब होता कैसा है। एक बार फिर वहीं से हम इस दास्तान का आगाज कर रहे हैं जहां से ये रुका था। अगले ही मरहले में पुलिस स्टेशन यूसुफ प्लाजा में गुजरे कत्ल और उसके मुहर्रिकात पर यह अंदाजा किया जा रहा था कि आखिर इस होने वाले मासूम बच्चे के कत्ल का महवर कौन हो सकता है और क्यों। मेरा कहना यह है कि ये जो बच्चा है छोटा अबान, जो जिसका कत्ल हो गया, तो छोटे बच्चे अमूमन किसी से मानूस होते हैं तो फिर उसके साथ जाते हैं, वरना उसके साथ जाने में कंफर्टेबल नहीं होते। इनकी बात से एक पॉइंट मुझे आ गया, मगर हमें कुछ टेक्निकल एविडेंस भी लेना है, जैसे CCTV कैमरे की मदद से हमें मुलजिम तक पहुंचने में आसानी हो। तो इसमें शाही साहब आप क्या कर रहे हैं? सर, इसके अंदर जो इसका रास्ता है, इस जगह से लेके वो जहाँ क्राइम हुआ है और इस बच्चे के घर से जो घर बीच में और गलियां इलाके जो लगते हैं, उसके अंदर CCTV जो कैमरे हैं, उनकी CCTV कैमरे लिए जाएंगे। हम सब बाल बच्चे वाले हैं, हमारे भी बच्चे हैं, उनके वालिदैन को सब्र आ जाएगा कि इस बच्चे के साथ जो जुल्म हुआ है, उस जुल्म का मदावा यही है कि कातिल पकड़े जाए। हम और उनका बच्चा तो नहीं ला सकते, मगर कातिल पकड़ना हमारी चूंकि ड्यूटी भी है,
और जिम्मेदारी भी है। उस मासूम बच्चे का कसूर खता क्या थी, मेडिकल रिपोर्ट ने भी कोई अहम बात जाहिर न की। बस यही वो सारे मामलात मजीद उलझनों को जन्म देने लगे। अमल में लाएं। कानून के एहलकार एक बार फिर मकतूल 7 साला बच्चे के घर वाक़े ब्लॉक 16 फेडरल बी एरिया कराची जा पहुंचे। इस बार इनका हदफ 16 साला सुफियान और उससे तफ्तीश करना है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेजेस हासिल हुए मकतूल अबान आखिरी बार उसी के साथ देखा गया और कानून के एहलकार इस लड़के को अपने हमराह लेकर पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना हो गए। नाजरीन, इसके बाद यहां से मालूमात को यकजा करने का सिलसिला शुरू हुआ। दिखा भाई अपना चेहरा। अरे ये तो वही है जो इंटरव्यू दे रहा था। तो तुमने मारा है? किसने मारा है फिर? इस लड़के ने मुकम्मल तौर पर इस बात से इनकार ही कर दिया कि वो इस मामले में कहीं शामिल नहीं है। उधर खड़ा हो। और इसके बाद यहां से इंटरोगेशंस का आगाज हुआ। क्या नाम है तेरा? सुफियान। वालिद का नाम क्या है तेरे? मोहम्मद हनीफ। क्यों मारा था इसको? गुस्सा था। जब पहले दिन तू इंटरव्यू दे रहा था टेलीविजन को, तो तूने टीवी को देते हुए इंटरव्यू तो बड़ी तू अदाकारी कर रहा था कि मेरे भाई को मार दिया, मेरे कजन को मार दिया। अब तुझे क्या हो गया है? क्यों मारा तूने इसको? शिकायतें लगाता था ये। किससे शिकायतें लगाता था? मामू से। ये बच्चा तेरा क्या लगता है? मामू का बेटा। मामू से जब शिकायतें लगाता था तो मामू तेरे खिलाफ कोई एक्शन लेते थे क्या, या तो मारते थे तुझे? डांटते थे। डांटते थे, मारते तो नहीं थे ना। तो तू शिकायत नहीं लगाता था कि ये मुझे ऐसे बोल रहा है या ऐसे कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है? तेरी नहीं सुनते थे क्या? नहीं सुनते थे। तेरे अम्मा अब्बा किधर है? वो दूसरे घर पे रहते हैं, न्यू कराची वाले। एक साथ रहते हैं या अलग अलग? एक साथ रहते। तो तू यहाँ क्यों रह रहा है? झगड़ा हुआ था। वहाँ पे झगड़ा हुआ था? क्या झगड़ा हुआ था? वो लड़के धमका रहे थे तो अब्बू ने यहाँ भेज दिया था। क्या धमका रहे थे? तूने कुछ किया होगा तो धमका रहे होंगे ना। कौन लड़के थे जो धमका रहे थे तुझे? 2 लड़के थे, एक का नाम मोइस है, एक का नाम अरफात है। अभी ये जो तूने किया इसमें क्या हुआ था तेरे को? इसमें तूने इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया? और तूने छुरी भी उठा ली और तू लेके भी चला गया। छुरी हाथ में पकड़ के चले गया था। तो किसी ने देखा नहीं? तेरे को खून नहीं लगा हुआ था? लगा हुआ था। फिर किसी ने रोका नहीं तुझे? मैं निकल गया था। किस रास्ते से गया था? उसी रास्ते से। ये करने के बाद तुम्हें नींद आई थी? नहीं। एक बात मुझे बताओ, पहली छुरी का वार जब तुमने किया तब उसने बोला होगा ना कि भाई मुझे नहीं मारो? जी। उसके बाद तुमने दूसरा वार कर दिया? जी। तुझे नींद आई थी? नहीं, आंखें बंद करता तो वो सामने आता है, बोलता है कि मेरा क्या कसूर था। अच्छा, उसका जवाब क्या देगा तू? उम्र तेरी कितनी है? 15 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? 7 में। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा? अंदाजा है तुमको? नहीं। तो फिर तुमने बगैर सोचे समझे इतना बड़ा इकदाम कर दिया। और तुमने क्या सोचा था कि तुम इसको मार दोगे तो तुम्हारी जान छूट जाएगी? ऐसे सोचा था? जी। जिस घर में तू खा रहा है और सो रहा है और तेरा ख्याल रखते हैं वो लोग हर किस्म का, और तूने उधर जाके नमक हरामी की उस घर की। गलती हो गई सर। ये बात तुम्हारे दिमाग में आ चुकी थी कि मुझे इसको कत्ल करना है, मुझे इसको मार देना है? उसी वक्त आई थी। इससे पहले कभी तुमने सोचा था इस बारे में? नहीं। क्या ये उसी वक्त ये बच्चा तुमसे लड़ रहा था या परेशान कर रहा था, या पहले भी करता था? पहले भी करता था। तो पहले ये बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आई? नहीं। जब उस बच्चे को तू घर से लेके जा रहा था मारने की नियत से, तो उसके छोटे बहन भाई कहाँ थे? अंदर रूम में बैठे हुए थे। तो तुझे नजर नहीं आया उनके चेहरे पे कोई रहम के इसके भाई को मारने जा रहा? तू उन मासूम बच्चों के तुझे चेहरा नजर नहीं आया? तेरी किसी बात से हम मुतमईन नहीं हुए जब तक हमारी अकल के मुताबिक तू जवाब नहीं देगा, कत्ल का असल वजह नहीं बताएगा, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। नाजरीन, इस पूरी गुफ्तगू के बाद अब न हमारे पास कुछ दिखाने को बाकी रह गया है और न ही कुछ सुनाने को। अभी तो बेटा तफ्तीश का आगाज है। हम तफ्तीश में तुमसे वो सारी बातें उगलवा लेंगे जो तुमने अभी तक हमको नहीं बताई हैं। बस दिल खून के आंसू रो रहा है उन रिश्तों पर। ये करोड़ों लोग जो इस टीवी पे तुझे देख रहे हैं ना, वो भी मुतमईन नहीं होंगे कि तेरी इस वजह से कि शिकायत लगाने पे तूने कत्ल कर दिया है। कोई तेरी इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहा कि जो रिश्ते यानी खून के रिश्ते सिर्फ दुनियावी रिश्ते बनकर रह गए। वल्लाह आलम बिस्सवाब।
मेरा हंसता खेलता बच्चा चला गया, मासूम, उसने क्या बिगाड़ा? बस यही बोल रहा था कि सुफियान भाई मैं आपकी सिगरेट बता दूंगा। मनोज तूने किया क्यों ऐसा? इस केस की अहमियत और भी अहम हो जाती है हमारी सोसाइटी के हवाले से कि हमें पता चलता है कि आखिर वालिदैन क्या करें, किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें। आपकी अपनी फैमिली में लोग जो हैं किसी जहनी परेशानी या किसी दुश्मनी की वजह से आपके अपनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस केस को हमने ट्रेस किया और ये एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। तो बतौर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एसएसपी मैं अपनी पुलिस को और अपनी टीम को इस पर शाबाश पेश करता हूँ और मैं आवाम को यही मैसेज देता हूँ कि देखें, अपने जो आपके बच्चे हैं, ख़ास तौर पे वालिदैन, उनकी परवरिश में ख़ास ख्याल रखें और उनको कभी भी अपनी नज़रों से ओझल ना होने दें और कभी ये ना सोचें कि कोई अगर आपके अपने हैं तो वो उनका ख्याल कर रहे हैं, क्योंकि जो ख्याल आप वालिदैन की हैसियत से कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल, यानी आज की ये पूरी तस्वीर यासो हसरत में डूबी हुई थी। नाज़रीन, समझ में नहीं आता कि इस दुनिया में मौजूद रिश्तों को अब हम और आप क्या नाम देंगे? खून के इन रिश्तों का तस्करा किस तरह करेंगे कि आज खून के रिश्ते एक दूसरे के लिए जुल्म की इंतहा पर जा पहुंचे? बहरहाल एक बात जरूर बतानी है, जितनी भी माएं, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग, हमारे दोस्त अहबाब इस एपिसोड को देख रहे हैं, हम सबको मिलकर अब तहिया करना होगा, फैसला करना पड़ेगा इस बात का कि अपने खानदानों में किन रिश्तों की आमेजिश की जाए, किन रिश्तों के बिला रोक टोक आमद और रवानगी होनी चाहिए कि जहां पर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मरहला दोबारा दरपेश ना आए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैराज में रखा जाता है cmw@arynews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रजा cmw@gmail.com। और हां, आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।